नमस्कार दोस्तों, हिंदी की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इसमें देखने वाले हैं अलंकार, जिसको हम जो है हमारी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं कि किस लेवल के और किस तरीके के क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपको और भी इसी तरीके की वीडियो चाहिए CUT एग्ज़ाम के लिए, तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको नई वीडियो देखनी है या नई वीडियो के नोटिफिकेशन पाने हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। चलो, डायरेक्ट हम चलते हैं हमारे कंसेप्ट पे कि किस तरीके के जो है आपके अलंकार होते हैं, क्या अलंकार होते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाता है। देखिए, अलंकार के क्वेश्चन जितना मैंने पेपर को देखा है, आपके अलंकार के क्वेश्चन कभी कभी, या मैं बोलूँ कि मुश्किल से एक आध क्वेश्चन आपको इसको देखने को मिल जाए तो ही है। अदरवाइज जो है अलंकार से क्वेश्चन आपको देखने को कम मिलते हैं। एक क्वेश्चन मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके लिए जो है अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम दे के इसको पढ़ें तो वो वैल्यू नहीं देगा हमें। तो हम जो है इसको एक बार रिवीजन के तौर पे देखेंगे, बेसिक जो होता है उसका वो देखेंगे, और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। आपको वही क्वेश्चंस पे फोकस करना है। आप थ्योरेटिकल या इसका जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझ पाओ ना समझ पाओ, लेकिन आपको क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हमें मार्क्स लाने से मतलब है, वो रट के आए चाहे समझ के आए, तो कैसे भी करके हमें वो मार्क्स लाने। और फिलहाल की कंडीशन देखते हुए अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो अब आपके पास टाइम समझने का है नहीं है। इससे अच्छा है कि रट लो उसको। हमें क्या करना है, मार्क्स लाने, रट के भी लाएंगे तो भी मार्क्स आ जाएंगे। तो इसी तरीके से जो है आप उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। और अगर मैं जितना आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपने पहले इसको पढ़ा हुआ है, तो आप थोड़ा इसमें भी ध्यान देंगे तो आप इसको भी आराम से ईजिली तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो अलंकार क्या होते हैं चलो देखते हैं। इसमें कुछ अलंकार दिया हुआ है जिसकी मुख्य भेद क्या होते हैं, परिभाषाएं क्या होती है, और ये सब चीज़ें जो है हम सारी इसमें देखने वाले हैं। तो शुरू डायरेक्ट आते हैं हम अलंकार पे। परिभाषा, पहले देखो, डायरेक्ट ना इस बुक के तरीके से पढ़ने से अच्छा है कि मैं आपको वैसे ही अलंकार को थोड़ा नॉलेज दे दूं। अलंकार क्या होते हैं, इसके नाम से पता चलता है। अलंकार मतलब कि आपके जो वाक्य होगा, आपका जो काव्य है, ये जो पद्य भाग होता है आपका, वैसी जो रचनाएं होती हैं, कविताएं होती है, मुहावरे, वो दोहे होते हैं, उन सब में इस तरीके के शब्दों को एडजस्ट किया जाता है कि वो आपको पढ़ने में अच्छे दिखाई दे। ठीक है, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे जिनके अंदर क्या होता है कि आपको एक तरीके से वो उसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। एक तरीके से ये जो है आभूषण होते हैं। जैसे शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आप आभूषणों का यूज करते हैं, उसी तरीके से अलंकार होते हैं जिनका यूज जो है आप वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए करते हैं, काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए करते हैं, पद्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो है यूज जिन शब्दों का लिया जाता है वो अलंकार के अंदर आते हैं। अब इस तरीके के जो अलंकार होते हैं ये कई तरीके के हो सकते हैं। शब्दों के आधार पर अलंकार हो सकते हैं, अर्थों के आधार पर अलंकार हो सकते हैं। शब्दों में भी आपको देखने को मिलता है कि किस तरीके से शब्द लगा के आप वाक्यों के सौंदर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे अनुप्रांस होता है, यमक और श्लेष, ये तीन अलंकार होते हैं जो शब्दों के थ्रू जो है आपको काव्य को सुंदर बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। शब्दों के प्रयोग से काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाया जाता है। जबकि दूसरे होते हैं हमारे पास में अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या होता है, जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किए जाते हैं, मतलब कि सुंदरता बढ़ाई जाती है। चमत्कार तो ये तो है नहीं कि कोई जादू तो टोना करके कुछ करेगा, नहीं। इस तरीके से उनके अर्थों को सेट किया जाता है कि आप जब पढ़ने जाते हो तो आपको वो एक अच्छे वे में नजर आते हैं, सुंदर दिखते हैं, पढ़ने में मजा आता है। तो यही चीजें आपके अलंकार के अंदर आती है। जो पोइट्री करते हैं या जो है कवि होते हैं या काव्य रचना करने वाले होते हैं, उन लोगों को अलंकार का ज्ञान बहुत अच्छा होता है। जिस व्यक्ति को अलंकार का ज्ञान जितना अच्छा है, उसका काव्य उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, हमको और आपको अलंकार का इतना अच्छा ज्ञान नहीं है, तो हमें इतना काव्य वगैरह करने आता भी नहीं है। नॉर्मल हम चलो कुछ थोड़ी बहुत लाइनें लिख सकते हैं, लेकिन उस लेवल का हम नहीं कर पाएंगे। तो वैसे अर्थालंकार जो होता है वो होते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। ये सारे जो है आपके प्रकार होते हैं। तीन इसमें होते हैं और पांच जो है इसमें होते हैं। तो टोटल हमारे पास में 8 अलंकार हो गए। अब इन आठों को मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँ और इनमें से क्वेश्चन आए आपके एक या दो, तो फिर आप जो है वैसे कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन हम फिर भी जो इसमें जरूरी है हम उनको पढ़ के देखेंगे।
परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है, काव्य के आभूषण किसे कहते हैं? तो आपके पास में उसका जवाब होगा अलंकार। अलंकार क्या होता है? काव्य के आभूषण होते हैं। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हो। दो तरीके के होते हैं, शब्दाकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार 3 तरीके के होते हैं और अर्थालंकार 5 तरीके के होते हैं। तो अब देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार में सबसे पहला आता है हमारे पास अनुप्रांस अलंकार। अनुप्रास अनुप्रांस प्रास के अंदर क्या होता है? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। अनुप्रास मतलब कि एक ही प्रास जो है बार बार आपको देखने को मिले, एक ही वर्ण आपको बार बार देखने को मिले, एक ही शब्द की में कुछ ऐसे क्या बोलेंगे, वर्ण हो जिनको आप बार बार उनकी आवृत्ति देखने को मिलती है। मतलब इसमें क्या होता है, जो वर्ण होता है आपका वो रिपीट करता है बार बार। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट में इसी तरीके से याद रखो कि अनुप्रास में वर्ण लेटर जो होते हैं आपके, वो शब्द जो लेटर होते हैं वो बार बार आपको रिपीटेशन के तौर पर देखने को मिलते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, वर्ड की बात नहीं करना ड्रा में, वर्ण और वर्ड में अंतर समझो, शब्द में वर्ण और शब्द में अंतर समझो, लेटर और वर्ड में अंतर समझो। लेटर होता है सिर्फ एक, जो वर्ण होते हैं आपके क ख ग या फिर जो व्यंजन और स्वर होते हैं इनको वर्ण बोलते हैं, जबकि शब्द होते हैं एक पूरा जो इनसे मिलकर बना होता है। तो देखो किस तरीके से शब्दालंकार, ये अनुप्रास अलंकार है, ये आपकी उसके अंदर काव्य में यूज किया जाता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारु, अब देखो च इसमें भी आ गया, च इसमें भी आ, और च यहाँ भी आ गया। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अब इसमें क्या हुआ? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। अब इसमें देखो पै पै 2 बार रिवीजन हो गया। तो इसमें क्या हुआ? इसमें रे की आवृत्ति हुई, उसमें च की आवृत्ति हुई। ऐसे और भी अगर मान ली शब्द देखते हैं, काव्य देखते हैं, तो उसमें तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुत छाए, इसमें किसकी आवृत्ति हुई? तय की आवृत्ति हुई, क्योंकि बार बार तय आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको आवृत्ति देखने को मिलती है तो वो आवृत्ति होती है अनुप्रांस की, अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार मतलब कि बार बार जो है आप एक ही वर्ण को बार बार रिपीट करते जा रहे हो, तो ये होता है हमारे पास अनुप्रास अलंकार। फिर उसके अलावा और देखें, कल कानन कुंडल मोर पंखा। ओके, तो इसमें क्या आया? क्या आया? वैसे और भी जो देखे, शेष महेश गणेश दिनेश, तो इसके अंदर किसकी आवृत्ति हुई? स और श की आवृत्ति हुई है इसके अंदर। वैसे बंदो गुरुपद पदुम पराग, परागा, ठीक है, तो इसमें पै की आवृत्ति हुई। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर आवृत्तियां देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यमक अलंकार। यमक में क्या होता है? जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए तो हर बार उसका अर्थ अलग हो जाता है। इसमें क्या होता है? शब्द की आवृत्ति होती है। यमक का सीधा गणित, शब्द रिपीट होते हैं और उनके अर्थ भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यही तो हमने देखा, अर्थ चेंज होते हैं मतलब कि श्रुति समानार्थक शब्द होते हैं जो जिनका अर्थ जो है अलग होता है। हमने पढ़े थे ना श्रुति समानार्थक, तो उनकी श्रुति बोलने में तो एक जैसी दिखेगी आपको, लेकिन जो उनका अर्थ है वो हर बार आपके सामने अलग तरीके से आएगा। जैसे कनक कनक ते 100 गुना, अब उसमें क्या था? वर्ण का रिपीटेशन हो रहा था। ठीक है, इसमें किसका हो रहा है? इसमें शब्द का हो रहा है, इस चीज को ध्यान रखना। यमक में शब्द का रिपीटेशन होता है, सामने दीवार पे लिख के टांग लो इसको। ठीक है, डायरेक्ट एक एक लाइन की सब पूरी हिंदी है, जिसमें आप पूरी हिंदी को अच्छे से पढ़ सकते हो कि शब्द का अगर रिपीटेशन आपको देखने को मिल जाए। और एक चीज और, ये सीईटी का जो पेपर हुआ था ना आपका लास्ट, उस सीईटी के पेपर में एक क्वेश्चन आया था अलंकार से, वो यमक अलंकार का आया था। और शायद क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से यही देखने को मिला था, मुझे ऐसा याद है, या फिर मुझे कंफर्म नहीं है, पर ऐसा ही कुछ था। मतलब काफी कॉमन जो लाइन होती है वो लाइन कही थी, कही कहे कभी बेनी ख्याल भाई, ये नहीं है परवारो वर्ष, ये नहीं तो परवारो, यही था। कनक कनक वाला ही मुझे याद आ रहा है कि इसी तरीके का कोई क्वेश्चन था या फिर यही था। ठीक है, तो अगर शब्दों का रिपीटेशन होता है और उनका अर्थ हर बार अलग होता है, क्योंकि एक ही, ये तो नॉर्मल बात आप भी समझ सकते हो कि एक ही शब्द को बार बार अगर आप यूज लोगे तो उससे वाक्य अच्छा नहीं होगा, उससे तो रिपीटेशन हो जाएगा उसका, हर बार उसका अर्थ अलग निकलता है तो वाक्य में वो सुंदर नजर आएंगे। जैसे कनक कनक ते 100 गुना, अब इसमें कनक कनक का अलग मतलब है, मैंने पहले बताया, कनक मतलब सोना एंड धतूरा। तीन बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है, इस तरीके से एक और है ये, तो 3 बेर खाती थी वो, वे 3 बेर खाती है, इस तरीके से पूरी लाइन होती है। तो 3 बेर,
तीन बेर जो है, अब इस बेर का अलग अर्थ होता है। बेर मतलब होता है 3 बार, और बेर का मतलब होता है फ्रूट का फल। मतलब वो 3 बार खाती थी और तीनों बार बेर के ही फ्रूट को खाती थी। तो इस तरीके से इसका मतलब आएगा। काली घटा का घमंड घटा, अब इसमें घटा 2 बार आई है। अब घटा का मतलब होता है बादल, और एक घटा का होता है कम होना, क्योंकि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा मतलब कि जो काले बादल है उनका घमंड घटा मतलब कम हो गया, काले बादलों का घमंड कम हो गया। माला फेरत जुग भया, मन का फेर। ठीक है, मन का फेर, देखो अब इसमें अलग अलग तरीके से 2 आए, लेकिन ये एक ही पढ़े जाएंगे क्योंकि रिपीट तो वही हुआ ना, पढ़ने में तो वही आ रहा है कि मन का फेर। मन का मतलब माला का मोती, और हृदय मतलब दूसरा मन का मतलब हृदय। माला फेरत जुग भया, मन का फेर। समझ में आई बात? तो इस तरीके से जो है आपके दोनों अलग अलग हो गए। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। तारे मतलब उद्धार करना, और दूसरा तारे मतलब सितारे। ठीक है, इस तरीके से ये सारे के सारे आप याद करो, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इनको अगर याद कर लोगे, इनको अगर एक एक दो बार पढ़ोगे, तो आप जो है आराम से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। अलंकार सिंपल होता है, इसका मतलब बड़ा है, टॉपिक बड़ा है, और काफ़ी इसकी वेराइटी होती है, 8 तरीके के होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है टफ है, सिंपल होते हैं। आप पढ़ने में भी आपको इंटरेस्ट आएगा इनमें। फिर आता है श्लेष अलंकार, जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके हुए, शब्द एक बार अर्थ अनेक बार। मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें होता है अनेकार्थक शब्द, शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ कई बार निकल जाएंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ये पूरा दोहा होता है इसका। ठीक है, अब इसमें रहीमन पानी राखिए, एक बार पानी आया, रहीमन पानी राखिए, पानी मतलब इज्जत, बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब सूना हो जाता है। पानी गए ना उबरे, पानी गए मोती मानस चून, मतलब पानी अगर इज्जत आपकी, पानी आपका चला गया तो उसके बिना मोती मानस और चून। मोती मतलब कि जो होता है ना आपके पास मोती, जो चमक होती है, पानी के बिना बहुत ना चमक रहती है, ना इज्जत मिलती है, और ना चून मतलब कि जो आपका आटा होता है वो लगता है। ठीक है, जल जो होता है, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा सेंटेंस होता है। तो इसमें एक ही शब्द आएगा लेकिन वो बार बार रिपीट होगा और हर बार उसका अलग अर्थ निकलेगा। इससे पहले जो यमक था हमारे पास, उसमें क्या हुआ, शब्द बार बार आएगा। ठीक है, शब्द भी एक से बार अधिक बार जो है उसमें रिपीट होगा, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा। इसमें क्या होगा, जो शब्द है वो एक ही बार आएगा, एक से अधिक अर्थ चिपके हुए, जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, सुमरन को ढूंढत फिरत, अब ये जो सेंटेंस है ये पूरी लाइन क्या है, सुमरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारिणी चोर। हाँ, इस तरीके से सुमरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारिणी चोर, इस तरीके का एक सेंटेंस है ये। तो इसके अंदर जो होता है सुमरन, सुमरन मतलब कि आप एक चीज देखोगे कि कवि, व्यभिचारी और चोर, मतलब कि एक अच्छे अक्षर को ढूंढते फिरने के लिए कवि जो है ढूंढता फिरता रहता है। व्यभिचारी मतलब कि जिस जो अपने क्या होगा सौंदर्य के प्रति लालायित रहते हैं, उनके लिए सुभ्रन का मतलब होता है गोरा रंग, उसको वो हमेशा गोरे, अपने आप को गोरा दिखाने की कोशिश करेंगे। और सोना, चोर जो होता है यहाँ सुभ्रन का एक मतलब होता है सोना हमारे पास। तो चोर क्या करता है, वो जिंदगी भर जो है हमारे लिए, खुद के लिए जो है वो सोना ढूंढता फिरता है। तो इस तरीके से जो है इसका एक शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अलग 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 हो गए। पट देत बार बार है। ठीक है, अब इसमें पट का मतलब होता है दरवाजा एंड वस्त्र। बारे उजियारे करे बड़े अंधेरे होए, अब इसमें जलाने पर जो है बारे उजियारे करे बड़े अंधेरों होए, मतलब अब इसमें एक जो शब्द बारे, इसका भी उजियारे के संदर्भ में क्या क्या होता है, जलाने और बुझाने पर जो होता है उसके रेस्पेक्ट में यूज लिया जाता है। और बड़े अंधेरे हुए मतलब बचपन और बड़ा होने पर। तो इस तरीके से जो है आप एक ही शब्द को बार बार यूज लेते हैं। फिर इसके अलावा और कोई ऐसा शब्द बता दो, लाल मेरा कहाँ है, हलदर है वे विष्णु। तो इसमें सारे के सारे इसी तरीके के शब्द हैं, तो आप इनको याद रख सकते हो। श्लेष मतलब कि ग्लू, एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं, शब्द एक ही होता है लेकिन उसको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि उसके मल्टीपल अर्थ जो है आप निकाल सको। फिर उसके बाद आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार का जो है 3 तरीके का जो हमारे पास में ये था शब्दालंकार, उसमें तो आपने देख लिया। अब इनके अर्थ के आधार पर जो है हम किस तरीके से अलंकार को देखते हैं, इनमें पहला टाइप आता है, ये 5 होते हैं।
जहाँ सा से सी सम सरीस जैसे शब्दों का प्रयोग कर तुलना की जाए, जहाँ तुलना की जाए, सिंपल सा याद रखो, सा से सी को भूल जाओ, तुम सिर्फ याद रखो उपमा। उपमा मतलब कि तुलनात्मक जो अलंकार होता है। उपमा कैसे दी जाती है? उपमा का मतलब होता है किसी आदमी को, किसी भी चीज को एक दूसरे से महान दिखाना, अच्छा दिखाना, ये होती है उपमा। जैसे मैं बोलूं राम श्याम से गोरा है, तो ये हो गई राम की उपमा कि राम जो है श्याम से गोरा है, लेकिन ये तुलना भी तो हो गई दोनों की। तो जहां पर तुलना टाइप्स की चीजें हों और एक दूसरे को अच्छा दिखाने की कोशिश की जाए, उपमा दी जाए किसी और चीज में, तो फिर वो हो जाता है आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जैसे पीपर पात सरीस मंडोला, ठीक है, मुखमय सम मंजू मनोहर, कर कमल सा कोमल है, ये एक एक लाइनें दी हुई है सबकी, सागर सा गंभीर हृदय हो। ठीक, तो ये थोड़ा जैसे टफ है, ये पद्य भाग काव्य के आ गए, ये थोड़ा गद्य भाग के लाइनें आ गई। जैसे इसमें देखो सागर सा गंभीर हृदय हो, हृदय सागर की तरह हो सकता है क्या कि सागर के बराबर बड़ा हो, सागर सा हृदय हो, मतलब इसका मतलब पानी भरा रहे उसमें, इतना वो नहीं। इसका मतलब है कि गहरा हो, सागर जैसे कितना गहरा होता है, शांत होता है, उसके बावजूद इतना शांत रहेगा, गहरा रहेगा, इतनी चीजें अपने अंदर छुपा के रखेगा। तो वैसे ये कह रहा है कि हृदय भी उसी तरीके का होना चाहिए, सागर सा गंभीर हृदय हो। ठीक है, ये तुलना की गई है इसमें। और अगर आप इसको और तरीके से याद रख सकते हो तो इसका एक तरीका ये दे रही रखा है इन्होंने, सा से सी सम सरिस। सा मतलब जैसा, उसके जैसा, से किसी चीज की तुलना, सी मतलब हाय फूल सी कोमल बच्ची, दे रखा है ना ये, हाय फूल सी कोमल बच्ची। क्या फूल सी बच्ची हो सकती है, बच्चा हो सकता है फूल के जैसा कि यूं पकड़ो और टूट गया? नहीं, लेकिन ये एक उपमा दी गई है, तुलना की गई है। तो इस तरीके से जब तुलना की जाए, उपमा दी जाए, तो वहां पे आप जो है उपमा अलंकार को यूज लेंगे, वो उपमा अलंकार हो जाएगा। सरीस हुआ, जैसे और भी कई सारे शब्द होते हैं, ये सारे जो है आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हो कि तुलना देखेगी आपको। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, ये एक उपमा हो गई, एक तुलना हो गई कि नीले गगन जो था आसमान जैसा शांत हृदय हो रहा था हमारा, जिसमें नीले गगन की तरह एकदम शांति थी। ठीक है, वाक्य में योजक के बाद सात से सी दिखे तो 99% उपमा हो गई। अब देखो इसमें तो योजक कहीं दिख ही नहीं रहा, तो ये बात तो यहीं गलत हो गई। लेकिन अगर मान लो आपको योजक चिन्ह कहीं दिख जाए और उसके बाद में सात से सी दिख जाए तो 99% उपमा होगा। तो इतना क्यों देखेंगे, हम सिंपली देखेंगे ना, सात से सी अगर कहीं दिख रहा है और तुलना की जा रही है तो फिर जो है हमारे पास में उपमा अलंकार होगा। इस तरीके से इसको आप याद रखो। उसके बाद आता है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रहे, उन्हें एक ही मान लिया जाए। उपमेय और उपमान, उपमेय मतलब कि जिस चीज की बड़ाई की जाए, और उपमान मतलब जो जिसकी सॉरी जो बढ़ाई की जाए और जिसकी बढ़ाई की जाए, जिसकी की मतलब बढ़ाई बोले तो, या फिर या उसके बारे में कुछ कहा जाए। उपमेय मतलब जिसके बारे में कहा जाए, उपमान मतलब जिस उपमेय मतलब कि जो कहा जाए किसी वस्तु के लिए, और उपमान जिसके बारे में कहा जाए। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, ठीक है, चंद्र खिलौना कहाँ गया? हाँ, अब इसमें देखो उपमेय और उपमान आ गया। उपमेय और उपमान कैसे? खिलौना कैसा है? चंद्र खिलौना है। तो एक तरीके से ये जो है आपको रूपक अलंकार के अंदर देखने मिलेंगे। रूपक अलंकार में क्या होगा, उपमेय और उपमान दोनों चीजें एक साथ देखने को मिलेगी। जैसे विशेषण और विशेष्य आपके होते थे ना, उसी तरीके से इसके अंदर उपमेय और उपमान देखने को मिलता है। जैसे चरण कमल बंदो हरियाही, चरण कमल, कमल कैसे हैं, उसके पैर कैसे हैं, चरण कमल उसको बोला है कि बंदो हरियाई, हरिराई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, क्या राम रतन नाम का कुछ धन होता है क्या? नहीं। लेकिन उसने क्या किया, किसी चीज की उपमा दी गई और उस चीज को उन्होंने राम रतन से उपमा दी उसकी। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब क्या चीज पाया उसने, उसका हमें पता नहीं, लेकिन राम की इसमें उपमा दी गई। उपमेय क्या, क्या उपमा दी गई इसमें, वो सॉरी उपमान और उपमेय के बीच में क्या आया, इसके बीच में राम रतन, दोनों जो वर्ड होते हैं ये उपमेय और उपमान की तरह काम करते हैं, जैसे विशेषण और विशेष्य में काम करते थे। अंबर पन घट में डूबी रही तारा घट उषा नगरी, ये भी कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिला है, याद नहीं है क्यों काफी क्वेश्चन देखे हैं, बट ये देखने को मिला है मुझे। अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी, अंबर पन घट तारा घट उषा नगरी, देखो कितने आ गए इसमें। अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा
नारी। तो इस तरीके से देखो इसके अंदर उल्टा योजक चिन्ह जो आपको है ना वो इसके अंदर देखने को मिल रहा है। अंबर पनघट उपमेय उपमान जहां भी इस तरीके से दिख जाए योजक चिन्ह के साथ में तो आप जो है डायरेक्ट उसको रूपक अलंकार में शामिल करोगे। रूपक में तुलना नहीं होती, सीधा आरोप होता है। आरोप मतलब कि एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर मढ़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे मन सागर, सागर जैसा नहीं हो सकता लेकिन एक तरीके से मन सागर उसको उपमा मान करके माना गया है। ठीक है, सिंधु विहंग, तरंग पंख फड़फड़ाकर, सिंधु विहंग मतलब सिंधु जो है बहुत विहंगम दृश्य के साथ में बहुत तगड़े तरीके से पंख तरंगों को पंखों की तरफ फड़फड़ाकर आगे चल रही है। इस तरीके से होती है, इनकी उपमा दी जाती है कि बड़ा चढ़ा के उसको अतिशोक्त करके बताया जाता है। तो ये हो जाता है आपके पास में रूपक अलंकार। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप याद करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा टफ है, पहली बार आप पढ़ रहे हो, आपको याद करने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन आप एक पेज में रखिए, सामने बैठिए, रोजाना उस पेज को पढ़िए। छोटी छोटी ट्रिक टाइप से हैं ये, छोटे छोटे वो है, एक एक लाइन में इनका वो है, समझ में आपको डेफिनेटली आएंगे। आगे चलते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। पहचान मनहु, जनहु, मानो या जानो, इस तरीके के ये वर्ड है, इनको मार्क कर लीजिए आप। जो आपके पास ये जो लिखे हैं मनहु, जनहु, मानो या जानो, ये आपको जहां भी देखने को मिल जाए, मानो जानो आ गया तो बिना सोचे ही उत्प्रेक्षा अलंकार आपको बताना है। उपमेय और उपमान के बीच में ज़्यादा कंफ्यूज मत कीजिए, ये पिछले वाले के लिए रहने दीजिए। हर अलंकार को एक अलग चीज़ से याद कीजिए। तो ये उपमेय और उपमान की संभावना कल्पना की जाए तो हम उपमेय उपमान को नहीं पढ़ेंगे, इसमें डायरेक्ट आप ये देखो कि जहाँ पे मनहु या जनहु, मानो या जानो, इस तरीके के वर्ड आपको देखने को मिलते हैं तो वो आपके उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। जैसे मनहु नीलमणि सेल पर आतपु प्रियो प्रभात, वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो, वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। ठीक है, फिर इस तरीके के और भी कई शब्द देखने को मिलते हैं आपको। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जमा जगह। तो इस तरीके के जो सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार ही होते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति में क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, बहुत ज्यादा जो है एग्रेस। अरे यार, पानी की तरह पानी पीत के आते हैं। ठीक है, एक मिनट वेट कीजिए आप। ठीक, देखो अर्थालंकार में क्या होगा, अतिशयोक्ति होती है, बहुत बड़ा चढ़ाकर किसी चीज को बताया जाता है। मतलब एक तो होता है कि नॉर्मल आपने किसी चीज को कह दिया, एक रहता है कि आपने बिल्कुल उसको इतना बढ़ा दिया है, उसको इतना बड़ा चढ़ा के बताया कि उसकी तुलना कर किसी और के उसके सामने जो है सब छोटे नजर आ रहे हैं। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जरी गई। पूंछ जली नहीं, लंका पहले जल गई। अब कितनी बड़ी बात है कि एक पूंछ में आग लगा दी गई, उस आग की वजह से जो है लंका तो पूरी जल गई लेकिन पूंछ में कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे देखने को पता चल रहा है कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली, कितने वो क्या बोलें इसको कि इनके लिए कुछ मतलब इसके लिए क्या शब्द रह सकते हैं कि पूंछ ही नहीं जल पाई लेकिन पूरी लंका जला दी। अब इसको बहादुर बोले या फिर आप कुछ भी बोलो आपकी भाषा में कि इतने बड़े देवता थे या कुछ भी आप मान लो इसको, लेकिन इतनी बड़ी अतिशयोक्ति इसको कही गई है। ठीक है, रावण ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। सॉरी, रावण नहीं, राणा ने, जो राणा जो प्रताप थे उनके घोड़े चेतक की बात की जा रही है। चेतक के पास एक घोड़ा था जो आपने देखा होगा महाराणा प्रताप के साथ में, जब भी आप स्मारक वगैरह देखते हो तो उसमें उस घोड़े की भी फोटो दिखाई जाती है, एक टांग ऊपर करके, क्योंकि वो टांग जो थी उस युद्ध में घायल हो गया था वो, जिसकी वजह से उसको इस तरीके से दिखाया जाता है। तो इसमें कहने का मतलब यही था कि राणा ने जो है जब वो वहां से भाग रहे थे तो उनके सामने खाई आ गई थी जिसको वो पार करके जाना चाहते थे। तो बहुत बड़ी खाई थी लेकिन चेतक उस पर बिना रुके पार होके चला गया। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कितनी बड़ी ये एक तरीके की अतिशयोक्ति है कि उसने सोचा नहीं है, उसकी सोच जब तक पूरी नहीं हुई इससे पहले तो चेतक जो है दूसरी पार निकल गया। इतना गजब का अतिशयोक्ति बड़ा चढ़ाकर इसको कहा गया है। इसका मतलब है बड़ा चढ़ाकर किसी चीज को कहने का मतलब ये होता है कि उस चीज की महानता को दिखाया जाता है, उस चीज की इतनी बड़ी दिखाया जाता है कि देखो क्या बात थी इसमें। फिर उसके बाद में
और देखते हैं। पंखुड़ी लगे गुलाब की परी है खरोच शरीर। कैसे पॉसिबल हो सकता है कि गुलाब की पंखुड़ी से आपके शरीर पर खरोच आ गई। लेकिन किसी चीज को अतिशयोक्त करना है, बड़ा चढ़ा के बताना है, किसी की सुंदरता को दिखाना है या किसी के कोमल होने को दिखाना है, नाजुक होने को दिखाना है, तो उसके लिए कहा गया है कि भाई इतना कमजोर, इतना नाजुक या इतना सुंदर इंसान है वो, या इतनी सुंदर चीज है कि आप पंखुड़ी भी उसके लगाओगे तो वो जो है एक तरीके से उसके खरोच पड़ जाएगी। ठीक है। तो इसको इस तरीके से एक अतिशयोक्ति के रूप में बताया गया है। फिर उसके अलावा और भी कई सारे भले जो आप देख सकते हो, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो दिए। मतलब पानी की परात को हाथ छुए नहीं, पानी की जो परात थी उसको हाथ भी नहीं लगाया, और नैनों के जो जल थे, जो आंसू थे, आंसुओं से उसने पैर धो दिए। ये किसके लिए कहा जाता है? ये कहा जाता है श्री राम के लिए। जब वो वनवास में थे तो उनके सामने एक जो बुढ़िया होती है, जंगल में रहती थी, उनका नाम तो क्या था, सबरी। सबरी के जो बेर वाली कहानी होती है ना, उसके लिए है ये, कि सबरी ने जो है ना पानी की परात को हाथ नहीं लगाया था, श्री राम का इतना इंतजार कर रही थी कि अपने नैनों से जो जल निकला वो इतना जल निकला कि उन्होंने उन्हीं जल से उनके पैर धो दिए। तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा, तो ये तो परात से ही होंगे, लेकिन ये अतिशयोक्ति करके बताया जाता है। ठीक है। उसके बाद धड़ से जयेंद्र का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ, तीर छूटते ही सिर कटना। ठीक है। तो इस तरीके की जो है और देखो, बांधा था विदु को किसने, मणि वाले फणियों का, मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। अब ये सब अपनी अपनी अतिशोक्ति करके सेंटेंस लिए गए हैं। तो आप जो है इस तरीके का अगर कोई सेंटेंस आता है तो उसको याद रखेंगे कि वो अतिशोक्ति अलंकार होगा। फिर आता है हमारे पास मानवीकरण अलंकार, जहां जड़ प्रकृति नॉन लिविंग पर मानवीय भावनाओं क्रियाओं का आरोप हो। नॉन प्रकृति के अंदर, जैसे इस वाले में देखो ट्रिक क्या दी हुई है, जहां लॉजिक खत्म हो जाए और गप्पे शुरू हो जाए, अतिशयोक्ति। देखा, इसने खुद ने भी यही बोला है कि गप्पे शुरू हो जाए, जहां पे लॉजिक तो गया तेल लेने अब, लेकिन जहां पे गप्पे शुरू हुआ वो गप्पे ही आपकी अतिशयोक्ति अलंकार हो गए। इसको इनको पढ़ के आपको लग नहीं रहा कि ये गप्पे ही है एक तरीके से। पानी परात को हाथ छुए, नैनन के जल सोपक धोए। माना कि रामायण और महाभारत और इस तरीके की चीजों से जुड़ के हुए सेंटेंस है, बट हाँ रियलिटी लाइफ में आप देखोगे, रियल लाइफ में आप इनको सोच के देखोगे तो एक तरीके से आपको गप्पे ही हैं। अगर आज के टाइम पे कोई इस तरीके की बातें करेगा तो आप उसको यही बोलोगे कि अच्छा गप्पे मार रहा है, मिथ है ये, तो कहीं हो ही नहीं सकता। तो अब अगला आता है मानविकरण अलंकार। मानविकरण अलंकार में क्या होता है कि जहां जड़ प्रकृति, नॉन लिविंग जो होते हैं, जो नॉन लिविंग जितनी भी चीजें होते हैं, उन पर मानवीय भावनाओं का, क्रियाओं का आरोप होता है। मानवीय भावनाएं उनके ऊपर थोप दी जाती है। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। मेघ, बादल, बादल कैसे बंठन के संवर के आएंगे भाई? बादल भी कभी बंठन के देखा है? यानी कि आज नहा के आया है, सफेद कुर्ता और बनियान वो धोती पहन के आया है एकदम, या कोई सूट वगैरह में आया है, थ्री पीस पहन के आ गया, बड़े आराम से जेल वेल लगा के इस तरीके से बंठन के पूरा। या फिर बादल कोई फीमेल है तो वो पूरा मेकअप करके, नेल पॉलिश लगा के, लिपस्टिक लगा लगू के, बढ़िया साड़ी पहन के इस तरीके से आई है। ठीक है। तो ये एक मानवीकरण अलंकार है कि मानव की जो चीजें होती हैं उनको उनके ऊपर थोप दिया जाता है। इसका कहने का मतलब क्या होता है? मेघ आए बन ठन के संवर के, कहने का मतलब क्या होता है कि जो चीज जो नॉन लिविंग थिंग है उसको इस तरीके से दिखा के आप ये कहना चाहते हो कि बादल यानी दामाद, मेघ आए बन ठन के, बादल यानी दामाद, दामाद की तरह सजना। तो मेघ जो है दामाद की तरह सज के आए, इसका मतलब ये हुआ कि मेघ जो है बारिश की पूरी तैयारी करके आए। कहने का मतलब ये निकलेगा इसका। ओके। तो मानविकरण अलंकार इसलिए इनको कहा जाता है। अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट, ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी, जो मैंने सीईटी के लिए बोला था ना, सीईटी में या तो वो वाला क्वेश्चन था या फिर ये था, इन दोनों में से कोई एक आपकी सीईटी की एग्जाम में जो थोड़े टाइम पहले हुई थी उसके अंदर आया था। ठीक है। अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी। ओके। फिर है फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। फूल कैसे हंसेंगे? लेकिन मानवीकरण थिंकिंग है, उनके ऊपर डाल दिया हमने कि हाँ भाई तू हंस रहा है तो हंस ले, अब मानना पड़ेगा हमें।
फिर लोई है लतिका भी भरलाई, बीती विभावरी जागरी, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। ये एक गद्य पद्य और काव्यों की रचनाओं को उठा उठा के इन्होंने दे दिया है, तो बस आपको मानना पड़ेगा। कलियां दरवाजे खोल खोल मुस्काती है, कलियां दरवाजे खोल, कलियां मतलब कि जो फूलों की वो अ, कली होती है, खोल खोल के मुस्काती है, दरवाजे खोल खोल के। ना तो उनके पास दरवाजा होता है ना वो मुस्कुराती है, लेकिन हमने क्या है कि कलियां जो है एकदम खिल गई, मतलब कि जैसे बारिश पड़ती है तो कलियां खिल जाती है, उस तरीके से इन चीज़ों को बताया हुआ है। तो प्रकृति को इंसान की तरह काम करते दिखाया जाए तो यही होता है मानवीकरण अलंकार। ओके, ये सारे आपके पास थे। अब ये देखो, एक पूरी टेबल बनाई है, हर सीट के एंड में आप जाके देखोगे ना, इस तरीके के आपको पूरा सार जो है एक टेबल में देखने को मिलता है। 10 मिनट पहले सिर्फ इसी टेबल को देख कर जाएं, इसको याद रखिएगा। इस टेबल से ही आपका जो है सारा का सारा पेपर सोल्व हो सकता है, जो मैंने पढ़ाया अगर उन एग्जाम्पल को याद रखोगे और एक दो बार इस टेबल को जो है हर हिंदी के उसको पढ़ने के लिए आपकी जो 10-15 जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको सबके पीछे जाओगे ना तो आपको इस तरीके के शॉर्टकट देखने को मिलते हैं। वो सारे एक तरीके से आप लिखो कॉपी में और उनको पढ़ लो 2-4 दिन, आपको पूरी हिंदी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक अच्छा स्कोर आप करके आओगे। और ये एक एक क्वेश्चन जो है ना बहुत मायने रखता है, क्योंकि 5 नंबर का एक क्वेश्चन, और 5 नंबर में जब लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं तो रैंक एक पीछे नहीं होती, पांचों बच्चों 5 नंबर में रैंक चली जाती है हजारों आगे पीछे। ठीक है, तो ये आपका एक अलंकार था जिसको हमने अच्छे से पढ़ा है। इसमें कुछ अपवाद होते हैं, कुछ ट्रिक होती है जो जानबूझ के, और ये कुछ अपवाद है जिनको एग्जाम में जो है जानबूझ कंफ्यूज किया जाता है। यमक वर्सेस श्लेष, जैसे यमक में क्या होता है शब्द रिपीट होगा जैसे कनक कनक, जबकि श्लेष में क्या होता है शब्द एक ही बार आएगा पर अर्थ कई होंगे उसके। इन चीज़ों को थोड़ा याद रखने की कोशिश करो। तो उपमा एंड रूपक में क्या होता है, उपमा में चंद्र सम्मुख तुलना हो रही है, जबकि रूपक में चंद्रमुख सीधा एक मान लिया गया है, सो सा से गायब रूस तरीके की। दोनों, इन दोनों को वाकई में, ये दोनों जो दिए हुए हैं कंफ्यूज वाले, इन चारों को भी आप याद करके चले जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूँ इन चारों में से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर आपके अलंकार में से एक क्वेश्चन आया तो हो सकता है वो कहीं से बजाए, लेकिन अगर 2 क्वेश्चन आएंगे तो मैं इनमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जानबूझकर एग्जामिनर जो है यही काम करता है। सिली मिस्टेक क्या है, बचने के लिए ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जो मैं आपने आपको बताया है उसको आप ध्यान में रखिएगा। अब जो है ये पूरा आपका एक अलंकार का चैप्टर था, इसको हमने डिटेल से पढ़ा है जितना हो सकता है। अब आप इसको रिवाइज कीजिए 2-3 बार और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, साथ में आप जो है बाकी चीज़ों की तैयारी करते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जो है चैनल को ज्वाइन कीजिए, और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जाकर ज़रूर देखिए। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।